मेरी जैसी बदनसीब शायद कोई ही होगी। मेरे ऊपर आज दरिंदे की नज़र पड़ गई है और मैं आज उसी की दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी जिंदगी नरक बनने जा रही थी। मैं कमरे में तना अकेली बैठी थी। मैं सामने लगे आईने में अपने आप को देखा। सुर्ख रंग के दुल्हन के जोड़े में मेरा दुबला पतला हसीन रूप, नाजुक और नाजुक सा शरीर, उस 7 फुट से भी ऊंचे लंबे मोटे भद्दे से पहलवान के सामने तो कुछ भी ना था। लेकिन मेरी बेबसी की आखिरी हद थी कि मैं उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। सिर्फ एक ही दिन में मेरा सब कुछ बदल गया था। मेरी हंसती खेलती जिंदगी नर्क बनकर रह गई थी। अभी तो मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था कि उस जालिम दरिंदे की नज़र मेरी जवानी पर पड़ गई और उसने मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, 7वें साल में कदम रखा था। पापा जिंदा नहीं थे। घर में हम 3 बहनें और मेरा एक भाई था और मेरी माँ थी। 3 बहनों में से सबसे छोटी थी। मुझसे 2 बहनें बड़ी थी और शादी के लिए बैठी हुई थी। मेरा भाई सोमा नाम का ही भोला था, लेकिन अपने इलाके का तगड़ा पहलवान था। कुछ दिन पहले की तो बात है, जब मैं अपने पहलवान भाई का मुकाबला देखने गई थी। हजारों की भीड़ जमा थी, जहाँ सब लोग अपने पसंदीदा पहलवानों के नारे लगा रहे थे। मैंने भी अपने सोमा भाई के नारे अपनी सहेलियों के साथ लगाना शुरू कर दिए। मैं घर भर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी। सबसे ज़्यादा अपने सोमा भाई की। वो मुझे प्यार से लाड़ो रानी कहा करते थे। उस वक्त मैं यहाँ जानती थी कि यह लाड़ो रानी किसी पहलवान की हवस भरी नज़रों में भा जाएंगी। मेरी ज़िंदगी की कहानी शायद आप लोगों की आंखों में नम कर जाए। राजस्थान के भरतपुर ज़िले में ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही यहाँ के पहलवान एक एक करके दिमाग में घूमने लगते हैं। यहाँ लंबे समय से नामी ग्रामी पहलवान रहते चले आए हैं। भरतपुर जिले को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। कुश्ती का नाम सुनते ही 2 ही नाम लोगों के दिमाग में आते हैं, यह सोमा पहलवान यानी कि मेरा भाई और दूसरा रामू पहलवान, जिसका संबंध पहलवानों के खानदान से था। रामू पहलवान भरतपुर जिले के परम धारा गांव से संबंध रखता था। उसने 18 साल की उम्र में भरतपुर जिले के मशहूर पहलवान को हराकर अपनी जीत की शुरुआत की थी। लंबा ऊंचा कद, गहरी सांवली रंगत और ताकतवर शरीर का मालिक था। रामू पहलवान भरतपुर जिले के सभी पहलवानों के दिलों पर राज करता था। उसे बचपन से ही कुश्ती और अखाड़े का बहुत शौक था और वो अखाड़े में जाकर बेकाबू हो जाता था। खुद को अखाड़े की मिट्टी से लथपथ कर लेता। उसका कद 7 फुट 2 इंच ऊंचा और वजन लगभग 98 किलो था। उसने स्टील के बने एक डोर को पकड़ा जिसमें लगभग 2 किलो दूध था। उसे उठाकर मुंह में लगाया और 2 घंटे में ही वो पूरा दूध पी चुका था। फिर उसने डोर को साइड पर फेंका और अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर लगे दूध को हाथ से साफ किया। अपने भले पूरे शरीर, मोटे पेट पर उस आदमी को वैसे भी बड़ा घमंड था। जो भी उसके सामने आता उसकी बहादुरी और हिम्मत की तारीफ किए बगैर न रहता। यही वजह थी कि जब वो मैदान में आता तो कई पहलवानों का दिल धड़कना भूल जाते थे। रामू पहलवान की बॉडी देखकर ही कमजोर और नए आए पहलवानों की हिम्मत जवाब दे जाती थी। मेरा भाई पिछले कई सालों से उससे मुकाबला कर रहा था और अक्सर मुकाबला टक्कर का ही होता था। रामू पहलवान का पहलवानी और खाने के अलावा एक और बहुत ही खास और निंदनीय शौक था जो उसे दूसरे पहलवानों से अलग बनाता था, और वो शौक था नौजवान लड़कियों से शादी करना। शादी के लिए रामा पहलवान को नौजवान लड़कियां ही पसंद आती थी, या यूँ कहे या समझिए कि कम उम्र की हसीन लड़कियों को देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी, और जो लड़कियां उसे पसंद आ जाती उसे हर हाल में शादी करता। मेरा भाई सोमा पहलवान भी पहलवानी में किसी से कम ना था। रामू पहलवान अक्सर अपनी टक्कर के पहलवानों को चैलेंज करता था। शहर के कुछ लोग रामू पहलवान के पास आए और सोमा पहलवान के साथ मुकाबले की बात रखी और कहने लगे कि हम जानते हैं यह मुकाबला हमारा रामू पहलवान ही जीतेगा। अपनी तारीफों से बेसुध होकर रामू पहलवान ने यह ऑफर स्वीकार कर ली और सोमा पहलवान को संदेश भेजा कि वह दंगल के लिए तैयार रहे, और शहर भर में इस बड़े दंगल का ऐलान भी कर दिया गया। दूसरी तरफ सोमा भाई पैगाम सुनते ही खुद को दंगल के लिए तैयार करने लगे। यूँ रामू पहलवान और सोमा पहलवान दंगल तय हो गया था। यह मुकाबला 2 दिन का था। इस मुकाबले का बड़ा अजीब सा दस्तूर था, और वो ये कि जीतने वालों से नहीं मांगता
बल्कि जीतने वाला अपनी कोई भी शर्त पूरी करवा सकता था। दंगल के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए गए थे। दंगल की टिकट हाथों हाथ बिक गई थी। दंगल की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। सब लोग ही मुकाबला देखने को बेताब थे। अखाड़े आबाद होने लगे, बादामों की बोरियां खुलने लगी। दोनों पहलवान दंगल की तैयारियां में बिजी हो गए। दोनों ही शहर के नामी ग्रामी पहलवान थे। एक बहुत ही खास अखाड़े में दोनों के दंगल का शाह इंतजाम किया गया। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से कुश्ती के शौकीन लोग जमा हो रहे थे। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ सवेरे ही सवेरे पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे सामने की सीट पर बैठकर मुकाबला देखना था। लड़कियों और औरतों के बैठने का भी अलग से इंतजाम किया गया था। मैं तो समझी थी कि मैं सबसे पहले वहां पहुंचूंगी, लेकिन वहां तो औरतों की भीड़ जमा थी। इससे पहले कि औरतों की भीड़ में मैं घुसती, तेजी से चलने की वजह से मैं किसी भारी भरकम शरीर से बड़ी जोर से टकराई थी। मुझे तो ऐसा लगा कि किसी खंबे से मेरा सर टकरा गया हो। मेरा पूरा सर ही घूम कर रह गया था। कुछ पल तो मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने तारे घूम गए हैं। जब कुछ होश ठिकाने हुए तो मैंने सामने देखा, एक बिना कमीज का एक सावला मोटा भद्दा शरीर था। मैं घबराकर पीछे हटी तो सामने रामू पहलवान को देखकर घबरा सी गई थी। उसकी नज़रें मुझ पर ही जमी हुई थी। उसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा था। उसकी नज़रों में ना जाने कैसी तेज थी कि मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मैं सक पका कर रह गई थी और जल्दी से अपना रास्ता बदलना चाहा, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा होकर कमीनी सी हंसी हंसते हुए अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुझसे पूछने लगा, तू सोमा पहलवान की बहन है? मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वो हंसने लगा, कहने लगा, बड़ी गोरी चिट्टी और बहुत ही हसीन है। उसकी बात सुनकर मैंने नफरत से उसे देखा। उसकी नज़रों में अजीब सी तेज थी। मैंने कहा, रास्ता छोड़ो, मैंने सबसे आगे जाना है, वरना मुझे जगह नहीं मिलेंगी। मेरे कहने का अंदाज थोड़ा सख्त था, लेकिन फिर भी वो हंसने लगा, कहने लगा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कुर्सी लगवा रखवा दूँ। मुझे उसका यह दिलफेक अंदाज बहुत ही बुरा लगा था। मैं उसे घूरते हुए वहाँ से चली गई और अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। वो भी हंसता हुआ चला गया। कुश्ती शुरू होने से पहले दोनों पहले पहलवान में तय किया गया था कि जो जीतेगा वो हारने वाले से अपनी बात मनवाएगा और हारने वाले को हर हाल में जीतने वाले की शर्त माननी होगी। दोनों पहलवानों ने शर्तों को स्वीकार किया और 5 बजे के करीब दोनों पहलवान लंगोट कसकर अखाड़े में उतर आए। रामू पहलवान शरीर में सोमा भाई से भी काफी भारी भरकम था। कुश्ती शुरू होते ही रामू और सोमू गुत्थम गुत्था हो गए। सोमा पहलवान के पहले हमले में रामा पहलवान बौखला गया और दूर जाकर गिरा। रामू पहलवान को हर हाल में यह मुकाबला जीतना था। रामू को हारता देखकर सोमा पहलवान अब खूब जोश में आ गया। सोमा पहलवान पहले ही हमले में अपनी हिम्मत दिखा चुका था। रामू को यह दाग रुसवाई के धोने के लिए हर हाल में यह मैदान मानना था। रामू जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। कुश्ती के कुछ देर बाद सोमा पहलवान का पल्ला भारी होने लगा। 40 मिनट की लगातार कसमकस के बाद सोमा पहलवान ने रामू पहलवान को हरा दिया। रामू पहलवान अपनी हार पर बहुत ही दुखी था। रामू पहलवान के चाहने वाले उसे तसल्ली देने लगे, कहने लगे, दिल छोटा मत करो, तुम हमारे ही पहलवान रहोगे और अभी तो एक दिन की कुश्ती और रहती है, देखना तुम ही जीतोगे। रामू पहलवान ने अपनी हार का दाग धोने के लिए अगले ही दिन अखाड़े में बोरिया बिस्तर डाल दिया था। वो अब तक कितने ही पहलवानों को पछाड़ चुका था और आज रामू पहलवान खूब जोश में था, इसलिए दूसरा मुकाबला जीत गया। दोनों के बीच मुकाबला जोरों का हो चुका था, इसलिए अगले ही दिन आखिरी मुकाबला। आज कुश्ती का फैसला हो जाना था। रामू पहलवान को अपनी नाक नहीं कटवानी थी। दंगल का समय शुरू होने वाला था। एक एक करके सब लोग जमा होने लगे। सोमा भाई भी अखाड़े में उतर चुका था। दोनों एक दूसरे के सामने डटकर खड़े थे। कुश्ती की शुरुआत हुई। दोनों में तेज मुकाबला होने लगा। यह दंगल हर गुजरते पल के साथ और भी खतरनाक और दिलचस्प होता जा रहा था। दंगल के तीसरे और आखिरी चरण में रामू पहलवान सोमा पहलवान की गर्दन दबा चुका था। सोमा पहलवान की गर्दन में तेज दर्द उठा और वो खेलने के काबिल नहीं बचा। आखिर रामू पहलवान ये दंगल जीत गया था। भीड़ में हर खुशी का समा था। रामू पहलवान गर्व से फूले नहीं समा रहा था। मेरा दिल तो टूट के रह गया था। मेरा जी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि अपने भाई को रामू पहलवान के सामने झुकते देखूं। खेल की शर्त के मुताबिक हारने वाले को जीतने वाले की बताई हुई बात माननी थी। दोनों पहलवान एक दूसरे के सामने आए।
सोमा भाई हार की वजह से नज़र नहीं मिला पा रहा था। रामू ने पूरी भीड़ को मुताबिक करते हुए कहा, जैसा कि शर्त के मुताबिक मैं सोमा से कोई एक बात मनवा सकता हूँ। यह तो आप लोग जानते ही है कि मेरे तो दो ही शौक है, पहलवानी करना और कम उम्र की लड़कियों से शादी करना। सोमा भाई इस बात को सुनकर चौंक उठे कि यह बात यहाँ करने का क्या मकसद हुआ। खैर, राम अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोमा पहलवान को आज मेरी बात माननी है। तो बात यह है कि सोमा पहलवान की 3 बहनें हैं, जिनमें से मुझे सबसे छोटी बहन का रिश्ता चाहिए। यह सुनते ही सोमा भाई बुरी तरह से बौखला गया और मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। उस इंसान की उम्र 40-45 के लगभग थी और मैं बस 17 साल की थी। सारी भीड़ के सामने सोमा भाई ने यह वादा किया था कि वह शर्त मानेगा। सारी भीड़ यह सुनकर खामोश हो गई थी। ऐसी शर्त पहले कभी किसी पहलवान ने नहीं रखी थी। मेरा भाई मेरा नाम सुनकर गुस्से में आ गया। रामू पहलवान को गर्दन से पकड़ लिया और कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? मेरी बहन शर्त का हिस्सा नहीं है। रामू ने झटके से सोमा भाई से अपने आप को छुड़वाया और कहने लगा, जब शर्त पूरी नहीं कर सकते थे तो फिर शर्त लगाने की क्या जरूरत थी? मुझसे मुकाबला करने की आज तक जो शर्त रखी गई है, सामने वाला वो शर्त मानने का पाबंद होता है। अगर यह जीत जाता है और मुझसे मेरी बहन का रिश्ता मांगता है तो मैं भी उसे कभी इनकार ना करता, क्योंकि मुझे अपनी जबान की लाज रखनी आती है। मेरे भाई के खिलाफ लोगों में बातें करनी शुरू हो गई थी। यह दुनिया बड़ी जालिम है। दूसरों का तमाशा बनता देखने में उसे बड़ा मजा आता है। बल्कि और मिर्च मसाला लगाकर उस बात को बढ़ाया जाता है। हालांकि पूरा गांव रामू पहलवान की इस बात के खिलाफ रहता था कि वह कम उम्र की लड़कियों से शादी करता है। आज तक वो 6 शादियां कर चुका था। सब लोग उसकी ये बात से खिलाफ रहते थे, लेकिन आज सबकी जबान बंद थी। मेरा भाई मरता क्या ना करता, चुपचाप खड़ा रहा और मैं तो यूं थी कि काटो तो खून नहीं। सोमा भाई कुछ बोल ना पाया और अखाड़े से बाहर चला गया। मैं भी बड़े भारी कदमों के साथ घर की तरफ चल पड़ी। दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि क्यों इंसान से टकरा गई थी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था। कैसा बेहस और बेशरम इंसान है। उसके पहले से 6 पत्नियां थी और पहली पत्नी से जो बेटी थी वो मुझसे भी 2 साल बड़ी थी। मैं रोते हुए घर पहुंची तो सामने ही अम्मा खड़ी थी। मुझे रोता देखकर कहने लगी, तुम क्यों रो रही है? कोई बात नहीं, जो सोमा हार गया अगली बार जीत जाएगा। अम्मा से क्या कहती कि सोमा भाई कुश्ती के साथ साथ मुझे भी हार चुका है। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। जब भाई घर पहुंचा तो अम्मा से मेरे बारे में पूछने लगा, क्योंकि वह जानता था कि मैं 3 दिन से लगातार उसकी कुश्ती देखने जा रही हूँ और आज वहाँ होने वाले फैसले को भी सुन चुकी हूँ। वो मेरे कमरे में आ गया। मुझे रोता देखकर उसकी आंखें भर आई। मैं भाई के सीने के साथ लगकर रो रही थी। वो बड़ी उदासी से कहने लगा, खेल से पहले यह तय हुआ था कि हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। वो जो कहेगा हारने वाले को करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वह मुझसे मेरी जान ही मांग लेगा। यह कहकर सोमा भाई खामोश हो गया और आगे कुछ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अखाड़े में होने वाले इस फैसले से मेरा बुरा हाल था, मगर मैं कुछ न बोली और अपने भाई के सामने सर झुका दिया। बस आंसुओं पर किसी का जोर नहीं होता। मेरी आंखों से बह रहे थे और मेरा भाई भी रो रहा था। हट्टा कट्टा मेरा भाई, पहलवान भाई। आज उसकी आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल और भी तड़प उठा। रामू की उम्र 45 साल थी और वो अय्याश टाइप का तबीयत का मालिक था और उसे हमेशा से कम उम्र की लड़कियों से शादी का शौक रहा है। जहाँ कम उम्र की लड़कियों उसे पसंद आती वह किसी न किसी तरह से शादी कर ही लेता। हर कोई अपनी बेटी को उससे दूर रखता था। उसके पहले से 6 पत्नियां थी और 4 पत्नियों की उम्र बहुत ही कम थी। वो बहुत ही सख्त तबीयत का मालिक था और पहलवानी का रौब अपनी पत्नियों पर खूब झाड़ा करता था। यही वजह थी कि वह खुद से कम उम्र नासमझ लड़कियों से शादी करता था। पूरा इलाका जानता था कि वह अपनी पत्नियों को पाँव की जूती समझता था। सब कुछ जानते बूझते मेरी शादी के लिए राजी होना बहुत मुश्किल था। फिर मेरी 2 बड़ी बहनें भी थी, उनका भी तो सोचना था। छोटी बहन की शादी के बाद कोई क्यों बड़ी बहनों से शादी करता? वो तो बैठी रह जाती। कितनी ही सोचें थी जो मुझे तंग कर रही थी, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। भाई के लिए मुझे हर हाल में कुर्बानी देनी ही थी। मेरा इनकार भाई का सर झुका देता। पहले हार की बदनामी, उस पर अपनी शर्त न मानने की बदनामी। मेरे भाई की इज्जत खराब हो जाती।
आज तक मेरे भाई की जुबान से जो कुछ निकला था उसने उसको पूरा करके दिखाया था। पहलवानों की जबान पत्थर की लकीर होती है और मेरा भाई पूरी भीड़ के सामने जबान दे चुका था। यह अलग बात है कि उसे रामू की इस बुरी नीयत के बारे में पता नहीं था, इसलिए इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा दिल चाह रहा था कि जाकर रामू पहलवान का मुंह तोड़ दूं और उसका गुरूर खाक में मिला दूं, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं सहमी सी अपने भाई के साथ लगी रो रही थी। भाई मेरे सामने सर झुकाए बैठा था। मैं जानती थी मेरे भाई का मुझसे नजरें मिलाना कितना मुश्किल था। मैं तो उसकी लाडली बहन थी। मैं अपने भाई का हाथ पकड़े बेड पर उसके पास बैठ गई और बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमाकर बड़े प्यार से बोली, भाई मुझे आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे पाला है, आज तक मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, तो फिर अब मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप मजबूर हैं, आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, तो मैं भी आपकी इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगी। आप रामू पहलवान से कह दे कि वह आ जाए बारात लेकर, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर मैं उठी और कमरे से बाहर चली गई। सारी रात रोती हुई गुजारी। सोचकर मेरा बुरा हाल था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रामू पहलवान जैसे मोटे भद्दे और इतने घटिया गिरे हुए इंसान के साथ शादी करूंगी, जिसे औरत जात की कोई कदर नहीं थी। वह कैसे किसी की जिंदगी का फैसला कर सकता है। मेरा बस चलता तो उसकी अकल ठिकाने लगा देती, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। अभी तो मैं और भी पढ़ना चाहती थी, और फिर शादी को लेकर भी कितने सपने देख रखे थे। और मेरी बड़ी बहन, उनका क्या दोष है, उन्हें किस बात की सजा दी जा रही थी। मैं यही सब सोच सोच कर पागल हो रही थी। इन्हीं ख्यालों में कब नींद आई और कब मेरी आंख लग गई पता ही न चला। सुबह का सूरज मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। सोकर उठी तो बहन ने बताया, आज शाम को तुम्हारी शादी है, उसके तुरंत बाद विदाई भी है। मेरी किस्मत डूबने वाली है, यह तो मैं जानती थी, मगर इतनी जल्दी डूब जाएंगी उसका अंदाजा न था। खैर, मरना तो था ही, फिर क्या जल्दी और क्या देर। मैं बिस्तर से उठी, कमरे से बाहर जाकर हाथ मुंह धोया। आज नाश्ते के बजाय मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मुझे जहर खिला दे। नाश्ता करके मैं अभी फ्री हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने कुछ लोग सामान लिए खड़े थे। उन्हें शायद रामू पहलवान ने ही भेजा था। मेरे लिए ढेर सारे कपड़े, सुर्ख जोड़ा, जूते, मेकअप का सामान था। मैंने बड़ी बदली से वह सब सामान देखा और अंदर आ गई। मेरी बहनें भी उदासी से वो सारा सामान लिए मेरे कमरे में आई और सामने पड़ी चारपाई पर सारा सामान फेंक दिया और रोने लगी। कहने लगी, बेगरत को जरा भी शर्म न आई तेरा नाम लेते हुए। काश कि उसकी बेटी की शादी भी उस जैसे दरिंदे इंसान से हो। मैंने कोई जवाब न दिया और नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही वापस आई, सामने मेरा भाई खड़ा था। वह बहुत शर्मिंदा था, मुझसे नज़र तक नहीं मिला रहा था। मैं भाई के पास आकर बोली, आप शर्मिंदा ना हो, मैं आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगी। उस रामू पहलवान को अपनी पहलवानी पर बहुत नाज है ना, बड़े गर्व से कम उम्र की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है ना। देखना, एक दिन ऊपर वाला उसका यह गुरूर जरूर खाक में मिला देगा। वह किसी की जिंदगी का फैसला यूं नहीं कर सकता। भाई ने कहा, मगर तुम्हारी जिंदगी तो दांव पर लग गई है ना, तुम्हारा क्या कसूर है। मैंने भाई को तसल्ली दी। मेरी तसल्ली से भाई को कुछ हौसला मिला था। शाम का समय हुआ, मुझे दुल्हन बनाया गया। दुल्हन तो मैं बन गई थी, लेकिन दिल खूब खून के आंसू रो रहा था। मैं रामू पहलवान की दुल्हन बन रही थी। कैसे एक ही दिन में मेरी तकदीर बदल गई थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। यह सच इतना अचानक हो गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। बारात वो आई और मैं विदा होकर रामू पहलवान के घर भी आ गई। मुझे देखकर उस इंसान के घर वालों के मुंह बने हुए थे। उसकी 6 की 6 पत्नियां भरी पूरे शरीर की मालिक थी। कम उम्र की पत्नियां भी अच्छी खासी सेहतमंद थी। उस समय मैं भी बहुत ही नाजुक सी थी। उसकी बेटी भी मुझे देखकर नाक मुंह सिड़ाते हुए अपने कमरे में जाने लगी, तो रामू पहलवान ने उसे पुकारा और कहा, इधर आकर अपनी नई माँ से मिलो। बाप की तेज आवाज पर वो नाराजगी से मेरे पास आकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद रामू मुझे कमरे में ले आया। मुझे लगा किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने जैसे ही कमरा बंद किया, मुझे लगा मेरा सांस बंद हो गया है। मैं उसकी हमराही में बेड पर आकर बैठ गई थी। वो मेरे सामने बैठ गया। मुझे उस इंसान की शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही थी। मैं उसे देखना गवारा नहीं करना चाहती थी। वो मेरी तरफ देखता रहा और अपनी मोहब्बत का इजहार भी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बेईमानी था। धीरे धीरे वो मेरे करीब होता जा रहा था। मैंने दुख से अपनी आंखें बंद कर ली। कल से मैं रो रही थी और रोते रोते मेरी आंखों से आंसू सूख गए थे। इस वक्त भी 2 आंसू मेरे गालों पर फिसल आए थे, जिन्हें मैंने बेदर्दी से
कस लिया। वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसके शरीर से उठती गंदी बदबू मेरे नाक से टकराने लगी थी। मेरी रात किसी कयामत से कम ना थी, क्योंकि मुझे उस इंसान से सिर्फ नफरत थी। उसने मुझे अपने मोटे मोटे बाजुओं से किसी नाजुक सी गुड़ियों की तरह जकड़ लिया था और मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई थी। मेरी मोहब्बत से वो पूरा का पूरा डूब चुका था, लेकिन मैं तो उसे देखना भी गवारा न करती। वो मेरे लिए रोज नए नए कपड़े लाता, सोना चांदी के जेवरात लाता, लेकिन ना तो मैं उसके लाए हुए कीमती कपड़े पहनती और ना ही उसके लाई चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। बस सादे से कपड़े पहने सादगी से रहती थी। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था, लेकिन मैंने आग भर भी उस इंसान को नज़र भर कर देखा भी नहीं था और उसने उससे ना ही बात की थी। एक शब्द तक नहीं बोलती थी। वो शायद ये समझता था कि उसकी दौलत, मोहब्बत और कीमती कपड़े जेवरात मुझे उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ये सब उस इंसान की भूल थी। वो मुझसे बात करता, लेकिन मैंने आज तक उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। मैं चुपचाप उसके सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन उससे बात नहीं करती थी। उसकी तरफ एक नज़र उठाकर मैं देखती भी नहीं थी। वो 45 साल का हट्टा कट्टा पहलवान मर्द मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता था, मेरी आंखों में अपने आप को देखना चाहता था, मेरे मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार चाहता था। मेरी चुप्पी ने उसे दुखी करके रख दिया था। जिस कदर मोहब्बत का इजहार औरतें सुनने के इंतजार में होती है, उतना ही मर्द भी होता है। एक बार मुझे मालूम हुआ कि सिंधे पहलवान का मुकाबला रामू पहलवान से होने वाला है, जो कि उम्र में रामू पहलवान से भी बड़ा है और बदले में उसकी बेटी का हाथ मांगने वाला है। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से बद्दुआ निकली थी कि हे भगवान, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आज तू भी इसे सबक सिखा दे। इसे बता दे कि दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में अभाव में रह सकता है। और फिर मेरे दिल की सदा रंग लाई थी। वो सिंधे पहलवान से मुकाबला हार गया और ऐसा ही हुआ था। रामू पहलवान उससे लड़ नहीं पाया और वो हार गया। उस इंसान ने कहा कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दे। सिंधे पहलवान ने कहा कि मुझे पता है तुम अपनी जबान से नहीं फिरोगे, क्योंकि तुम अपनी जुबान के पक्के हो। अब रामू पहलवान की हार पर जश्न मनाने की बारी मेरी थी। वो तो यूँ था कि जैसे अपनी बाल ही नोच लेगा। अब बेबसी के आंसू उस इंसान के आंखों से बह रहे थे, लेकिन अपनी बात से फिर नहीं सकता था। जब यह खबर उसने घर आकर सुनाई तो उसकी पत्नी और बेटी रोने लगी, कहने लगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ। वह बिलक बिलक कर बाप के सामने रो रही थी, विनती कर रही थी। आंसू तो रामू पहलवान की आंखों से भी बह रहे थे। अब वो इस दर्द को समझा था जो उस वक्त मैं और मेरे भाई ने सहा था। वो इंसान शायद पछतावे की चक्की में पीसने लगा था। उसकी बेटी की शादी सिंधे पहलवान से हो गई थी। उस पहलवान की बेटी विदाई के समय बहुत रो रही थी और उसकी बेटी को रोता देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। यही सब कुछ तो मेरे ऊपर बीता था। आज की रात रामू पहलवान की बेटी भी वही सब कुछ सहेंगी जो शादी की रात मैंने सहा था। जिस दर्द से मैं गुजरी थी, जो तकलीफ मेरे ऊपर बीती थी, मुझसे यह मंजर देखा नहीं गया और मैं वहाँ से हट गई। उस इंसान ने दोबारा उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया था। वो अब ज़्यादातर रोता ही रहता था और बीमार रहने लगा था। एक बार मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ जुल्म किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें देखा और तुम पर फिदा हो गया। यह नहीं सोचा कि तुम्हारी ख्वाहिश और पसंद भी कुछ अहमियत रखती है। तुम्हारी आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी है। मुझे लगा था कि मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल देंगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी नफरत और खामोशी नहीं टूटी। और ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है जो आपको बदले में मोहब्बत नहीं दे सके। मैं तकलीफ भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मेरी बेटी को तुम्हारी हाय लग गई है, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर उसने तलाक के पेपर मेरे सामने रख दिए। कहने लगा, मैंने इस पर साइन कर दिए हैं, तुम भी इस पर साइन कर दो और आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हें अब और किसी कैद करके नहीं रखना चाहता। जितना तुम मेरे साथ इस कैद में रहोगी और तड़पोगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।